दक्ष ने शर्मा परिवार के तीसरे चाचा रमेश शर्मा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसके मुंह के कोने पर ठंडक छा गई थी और उसके हाथ की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे रमेश शर्मा दर्द से कराहने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। तुम मेरी ताकत इतनी बुरी तरह जानना चाहते हो? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने रमेश शर्मा को अपनी ओर खींचा, फिर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़ गया। थप्पड़। रमेश शर्मा कई लोगों को गिराते हुए 10 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया, जब तक कि कुमार परिवार के पुराने मुखिया किरण कुमार ने कदम नहीं उठाया और उसे पकड़ लिया। धन्यवाद ससुर जी। रमेश शर्मा दृढ़ रहे, फिर दक्ष की ओर देखा। उनकी आंखें सदमे और नाराजगी से भरी थीं। मेहमान दंग रह गए। शर्मा परिवार में सभी लोग हैरान थे। कुमार परिवार अंदर और बाहर दोनों ही तरह से गहरे सदमे में था। यहाँ तक कि सीयू ये जैसे दक्ष से परिचित लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि वे दक्ष से पहली बार मिल रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह मार्शल आर्ट जानता होगा। और इतनी अपार शक्ति प्राप्त करना, किसी को थप्पड़ मारने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी। रितिका भी स्तब्ध रह गई, पूरी तरह से हैरान, और साथ ही वह और भी अधिक चिंतित हो गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि सभी लोग सदमे से उबरकर अब ठंडे और अप्रसन्न दिख रहे थे, विशेषकर शर्मा परिवार के लोग। रमेश शर्मा शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग थे और उनके वित्तीय स्तंभ भी थे। उनकी स्थिति और पद दोनों ही दक्ष से ऊंचे थे। लेकिन दक्ष ने अब सार्वजनिक रूप से रमेश शर्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा था, जो अपमानजनक था। शर्मा परिवार का अपमान, बड़ों का अनादर, अधिकार की अवहेलना। शर्मा परिवार में हर कोई गुस्से में था। दक्ष, तुम सचमुच बहुत अहंकारी हो। अभिमानी। दक्ष, क्या तुम जानते हो कि तुम अधिकार की अवहेलना कर रहे हो? तुम 10,000 मौत के लायक हो। जब तीसरे मास्टर रमेश शर्मा रितिका को अनुशासित करना चाहते हैं तो विरोध करने की आपकी बारी कब है? और आप तीसरे मास्टर को मारने की हिम्मत भी करते हैं। क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? वह वास्तव में एक कृतघ्न है। दक्ष, तुम एक नितांत जानवर हो। मेरे शर्मा परिवार के दामाद के रूप में तुमने न केवल अपने वरिष्ठों की अवहेलना की, बल्कि तुमने एक बुजुर्ग पर हमला करने का भी साहस किया। तुम 10,000 मौतों के लायक हो। शर्मा परिवार में सभी ने उसे डांटा। शर्मा परिवार के अनुशासन कक्ष के कुछ सदस्य पहले से ही तैयार थे। जैसे ही बुजुर्ग आदेश देते, वे आगे बढ़कर दक्ष को पकड़ लेते। हालांकि दक्ष ने रमेश शर्मा को थप्पड़ मारा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसमें कुछ कौशल था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि दक्ष इतना दुर्जय हो सकता है। वे उसमें किसी भी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकते थे। अधिक से अधिक वह असामान्य शक्ति वाला एक साधारण व्यक्ति था। वे उसे थोड़ी गति और जटिल चालों से नीचे गिरा सकते थे। पूरा शर्मा परिवार क्रोधित था। उनकी फटकार लगातार जारी थी। ये तमाशा देख रहे मेहमान एक तरफ हट गए और इशारा करते हुए तथा फुसफुसाते हुए बोले। उनमें से अधिकांश लोग बहुत गुस्से में थे और दक्ष की ओर सिर हिला रहे थे। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, वह बहुत ज्यादा अहंकारी है। रमेश शर्मा ने चाहे जो भी किया हो, भले ही उसने अपनी पत्नी को मारा हो या यहाँ तक कि अपनी पत्नी को मार भी दिया हो, इससे क्या? वह अपने ही कनिष्ठ को अनुशासित कर रहा है, जो दक्ष है, जो अपने वरिष्ठों की अवज्ञा करता है। अगर शर्मा परिवार इस बार दक्ष से छुटकारा नहीं पाता है तो उनकी पारिवारिक परंपराएं सचमुच बर्बाद हो जाएंगी। एक साधारण सा दामाद भी शर्मा परिवार के तीसरे मालिक पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, क्या भविष्य में वह सार्वजनिक रूप से किसी बुजुर्ग को मारने की हिम्मत नहीं करेगा? हाँ, अगर शर्मा परिवार दक्ष से छुटकारा नहीं पाता है तो ये सभी तर्कों के विरुद्ध होगा। अधिकांश अतिथि प्रतिष्ठित परिवारों से थे और स्वाभाविक रूप से वे अवज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भले ही कोई कारण हो, भले ही दक्ष ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कार्य किया हो, तब भी यह अस्वीकार्य था। अपने वरिष्ठों की अवज्ञा करना सभी तर्कों के विरुद्ध था। रितिका बहुत भावुक हो गईं, लेकिन साथ ही बहुत चिंतित भी। उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेला। दक्ष, अब यहाँ से चले जाओ। इस बार तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। उसे मुझे मारने दो, आखिर वो एक बुजुर्ग है। उसे मारकर तुमने खुद को एक असुविधाजनक स्थिति में डाल लिया है। जल्दी करो और शर्मा परिवार को छोड़ दो, मैं यहाँ सब कुछ सह लूंगा। तुम इसे सहन करने के लिए बहुत कमजोर हो। टकराना। कबीले के बुजुर्गों में से किसी ने पहले ही मेज पटक दी थी। उनका चेहरा असीम क्रोध से लाल हो गया था। अभिमानी। कबीले के एक बुजुर्ग के नेतृत्व में पूरा शर्मा परिवार स्वाभाविक रूप से एकजुट हो गया और दक्ष के कार्यों को फटकार लगाए और कोसा। दूसरी शाखा के प्रमुख हितेश शर्मा की मेज क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने घटनाओं में इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आज दूसरी शाखा गिराने की उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। परिणामस्वरूप दक्ष ने तीसरी शाखा के प्रमुख पर हाथ रख दिया था, जो अवज्ञा थी। तुरंत ही हितेश शर्मा और अन्य लोग बहुत खुश हुए, अचानक उठे और दक्ष की निंदा करने वाले कोरस में शामिल हो गए। उनकी आवाज़ सबसे ऊंची थी, जिससे दूसरों को शर्मिंदगी महसूस हुई। हितेश शर्मा और भी अधिक खुश थे। यह एक शानदार अवसर है।
दक्ष निश्चित रूप से मर जाएगा और रितिका का परिवार निश्चित रूप से सभी द्वारा त्याग दिया जाएगा, शाखा का प्रमुख बनने के लिए अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा। ये हमारे लिए चमकने का मौका है। भले ही ओल्ड मास्टर दक्ष के प्रति पक्षपाती हो, दूसरी ओर यह उसका बेटा है जिसे मारा गया है। वह संभवतः अपना सम्मान नहीं बचा सकता है और उसे अपने बेटे का पक्ष लेना होगा। हाहा, भगवान मेरी मदद करता है। दक्ष खुद को बहुत ऊंचा समझता है, वह एक मूर्ख है। उसने रमेश शर्मा को मारने की भी हिम्मत की, वह वास्तव में मौत की तलाश कर रहा है। हितेश शर्मा का परिवार बहुत खुश था। दूसरी ओर रितिका का परिवार दहशत में था। यहाँ तक कि सबसे बड़े चाचा के परिवार से जीवेंजिंग, जो दक्ष के प्रति विशेष रूप से दोस्ताना नहीं थे, को भी इस समय एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम उस बेकार बेपरवाह दक्ष के बारे में चिंतित हो? अंकल जी, बेनिक सिंह का चेहरा इस समय पीला पड़ गया था। उन्होंने डांटा। वह प्रथम शाखा का प्रधान कुलपति था और वह अवज्ञा को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए चाहे वह दक्ष के बारे में कितना भी सोचता हो, इस समय उसे दक्ष के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और वह उससे बहुत नापसंद करता था। जी वेंजिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार हैं। जी बेनिक सिंह ने नाक भान सिकोड़ी और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, मुझे परवाह है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि दक्ष एक निकम्मा इंसान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ऐसा बेटा भी होगा जो अपने वरिष्ठों की अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा। मैं देख रहा हूं कि हाल ही में तुम उसके करीब आ रही हो और तुमने उसकी एक कार भी वापस चलाई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उससे कुछ फायदा हुआ हो और उसने तुम्हें गुमराह किया हो? उस सुंदर लड़के से दूर रहो। जी वेंजिंग थोड़ा बहस करना चाहती थी, लेकिन रमेश शर्मा का राग जैसा चेहरा और उसकी आंखें देखकर, जो ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी को खा जाना चाहती हों, उसने तुरंत हार मान ली। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसने मुझे बचाया। रितिका का परिवार भी इस समय दहशत की स्थिति में था। यहाँ तक कि रिया, जो दक्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कुछ हद तक घबरा गई, क्योंकि इस बार दक्ष ने जो किया था वह उसकी उम्मीदों से परे था। ये जानते हुए भी कि दक्ष बहुत धनी और एक अच्छा योद्धा था, एक बुजुर्ग पर हमला करना ऐसी बात नहीं थी जिसका समाधान धन से हो सकता था। शर्मा परिवार अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित था। सास रुचिका भी घबरा गईं, फिर दक्ष की ओर देखा, उसे दोषी ठहराया। दक्ष, ओ दक्ष, अपनी ओर देखो, सारा दिन बेकार, केवल हमारे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। ये कैसा पाप है? मेरा जीवन इतना कष्ट में क्यों है? हमारा परिवार इतना बदकिस्मत क्यों है? जब से तुम हमारे दामाद बने हो, हमारे परिवार का अंतहीन उपहास किया गया है और अब तुम हमें इस स्थिति तक ले आए हो। रितिका ने अपने होंठ भींचे और कहा, माँ, ऐसे समय में कृपया बात करना बंद करो। ली न्यानजियाओ ने रितिका की ओर इशारा किया, जो बोलने के लिए बहुत गुस्से में थे। काफी देर बाद वह अंततः गरजी, ऐसे समय में भी तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। सास रुचिका गुस्से से दहाड़ उठी, उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर चिल्लाए, मेरी मूर्ख बेटी, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि ऐसे समय में इस निकम्मे उपद्रवी को बचा रही हो? एक बात तो यह है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। दादाजी जरूर अंधे रहे होंगे कि तुम्हारी शादी उससे कर दी, लेकिन अब वो पहले से ही ऐसा है और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। क्या ये जरूरी है? रितिका ने दांत पीसते हुए कहा, यह आवश्यक है। हालांकि भाभी रिया घबरा गई थी, फिर भी उन्होंने अपनी सास को दूर खींचने में मदद की और उन्हें सांत्वना दी। माँ, जीजाजी ने बहन रोकिन की रक्षा करने का काम किया, अन्यथा क्या तीसरे चाचा के थप्पड़ ने उनका चेहरा बिगाड़ नहीं दिया होता? सास रुचिका ने उसे डांटते हुए कहा, तुम भी बहुत खर्चीली हो। दक्ष की मीठी बातों और थोड़ी सी चापलूसी से तुम बहक गई हो। उसे मारने में क्या गलत है? एक बुजुर्ग होने के नाते उसे मार सहनी चाहिए। और हाँ, तीसरे चाचा गलत नहीं थे। दक्ष ने तुम्हारी तीसरी चाची को मारा था, इसलिए उसे मारना नरमी थी। रिया, भाभी को सिरदर्द था और वह उसके साथ बहस करती रही, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को मना नहीं सका। पूरा शर्मा परिवार अब दक्ष से नाराज था, यहाँ तक कि रितिका का अपना परिवार भी बिखरने लगा। कुमार परिवार भी दक्ष से बेहद नाराज था और करीब करीब दबाव डाल रहा था, जिससे शर्मा परिवार को दक्ष को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वे अपने हाथों से बदला ले सकें। रमेश शर्मा, शर्मा परिवार के तीसरे चाचा, बाहरी तौर पर दुखी दिखाई दिए, मानो वे रितिका द्वारा अपने पति को एक बुजुर्ग को मारने की लापरवाही से क्रोधित थे, लेकिन वास्तव में उनका दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हाँ, दक्ष ने मुझे मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच मुझे मारने की क्षमता रखते हो? ये सब जानबूझकर किया गया था। मुझे मारकर तुम सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाओगे। किसी को परवाह नहीं होगी कि कई लिंगजी को असल में किसने मारा। इसके बजाय सारा दोष तुम पर मर दिया जाएगा। इस समय रमेश शर्मा चुप रहे। उनकी चुप्पी सबसे अच्छा जवाबी हमला था, जिससे दूसरों को बोलने का मौका मिला, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ है। बूढ़े मालिक का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाव भाव बदल रहे थे। वह रमेश शर्मा को गौर से देख रहा था, जिससे रमेश शर्मा घबरा गया और बीच बीच में उसकी तरफ भी देख रहा था।
शर्मा परिवार में केवल बहुत कम लोग, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रमेश शर्मा को अपनी पत्नी की हत्या करते देखा था, इस समय चुप रहे। क्योंकि वे सत्य जानते थे, इसलिए वे तर्कसंगत रूप से स्थिति का आकलन कर सकते थे, जबकि अन्य लोग सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे तर्कसंगत ढंग से निर्णय ले सकते थे, वे जानते थे कि यह घटना तीसरी चाची कई लिंगजी द्वारा दक्ष और ओल्ड मास्टर के बीच कलह बोने से शुरू हुई थी। फिर उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि ओल्ड मास्टर ने अपनी संपत्ति दक्ष के लिए छोड़ दी थी और इस प्रकार वह दक्ष को मारना चाहती थी। दक्ष के साथ जुआ खेलने के बाद हारने पर वह क्रोधित हो गई, दुर्भावनापूर्ण शब्द बोले और यहाँ तक कि गलती से ओल्ड मास्टर को नुकसान पहुंचाने की अपनी आंतरिक इच्छा को उजागर कर दिया। उसके बाद तीसरे चाचा आ गए और वह और भी क्रोधित हो गई, लगभग तीसरे चाचा के रहस्यों को उजागर कर दिया और फिर तीसरे चाचा ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। ये कारण और प्रभाव था। गलती तीसरे चाचा रमेश शर्मा की थी और आज रमेश शर्मा ने अपनी वाक्पटुता से दोष दक्ष पर डाल दिया और फिर रितिका पर प्रहार करने की कोशिश की। दक्ष अपने पति के रूप में उसे रोकने के लिए आगे आए, जो उचित और न्यायसंगत था। इस बिंदु पर शर्मा परिवार के कुछ बुजुर्ग जो अंदर की कहानी जानते थे, जिनमें तीसरे चाचा गोंग और मुख्य प्रबंधक जीदा शामिल थे, सभी ने दृढ़ता से सहमति व्यक्त की और अनुमोदन किया। लेकिन समझौते का मतलब यह नहीं था कि वे दक्ष का पक्ष लेंगे। पारिवारिक हित हमेशा सर्वोपरि रहे। रमेश शर्मा शर्मा परिवार के लिए अनगिनत लाभ ला सकते थे, वह शर्मा परिवार की आर्थिक गाय थे। इसके अलावा वह ओल्ड मास्टर का अपना बेटा था, इसलिए पुराने मास्टर के रुख के बिना वे कोई भी रुख नहीं अपनाते। मौन रहना ही सर्वोत्तम प्रतिक्रिया थी। 10,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका तथा व्यापक निंदा। दक्ष ने एक बुजुर्ग को मारा और रितिका ने दक्ष का बचाव किया। ये जोड़ा अचानक शर्मा परिवार का सार्वजनिक दुश्मन और विद्रोही बन गया, जिसे सभी ने तिरस्कृत किया। यहाँ तक कि द्वितीय परिवार की मेज पर बैठे ये लिन, अध्यक्ष झांग, अध्यक्ष कियान और वांग शिलिन और उनके बेटे सभी एक भयानक स्थिति में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या करें। केवल एल्डर म्यू और डिंग चुक्सी, स्वामी और सेवक, शांत रहे। चित्रा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और एक उपहासपूर्ण भाव था। अज्ञानी लोगों का एक समूह, वे ये भी नहीं जानते कि वे किस तरह के अस्तित्व को बदनाम कर रहे हैं। एल्डर म्यू ने भी मन ही मन उपहास किया, अज्ञान तो अज्ञान है। वे सचमुच सोचते हैं कि यंग मास्टर मित्तल एक निकम्मा आदमी है। ऊपर से नीचे तक शर्मा परिवार और ये मेहमान सब मूर्ख हैं। चित्रा और एल्डर म्यू को दक्ष पर पूर्ण भरोसा था। वहां उपस्थित लोगों को देखकर, उन्हें दक्ष की आलोचना करते और डांटते हुए देखकर उनकी मुस्कुराहट और आंखों में तिरस्कार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति ये सहित एक ही मेज पर बैठे 4 लोग अंदर से स्तब्ध थे। चित्रा और एल्डर म्यू इन लोगों से इतना घृणा क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे उन्हें नीची नज़र से देखते हों? नहीं, यह उनका दक्ष पर पूर्ण विश्वास है। हे भगवान, दक्ष ने आखिर ऐसा क्या किया कि वे उस पर इतना भरोसा करने लगे? 7वें मास्टर ये लिन, अध्यक्ष झांग, अध्यक्ष कियान और अध्यक्ष वांग सभी अचंभित और आंतरिक रूप से स्तब्ध थे, जबकि उनके दिलों में पैदा हुआ हल्का अविश्वास फिर से डगमगा गया। जब उन्होंने दक्ष को देखा तो उनके दिल अचानक कांप उठे। इतना शांत, दक्ष बहुत शांत थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी एक साधारण व्यक्ति को अपने मित्रों और परिवार द्वारा त्यागे जाने पर होती है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि वे होते तो ऐसी स्थिति का सामना करते हुए शायद बहुत पहले ही घबरा गए होते और उनका दिमाग खाली हो गया होता। और दक्ष की तरह नहीं, इतना शांत और संयमित। दक्ष में कुछ खास बात है। कुछ लोगों को तुरंत दक्ष पर विश्वास हो गया। सब लोग मेरी बात सुनो। इस समय हितेश शर्मा पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अनगिनत निगाहें उनकी ओर खींचाईं। नहीं नहीं नहीं, हितेश शर्मा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और साथ ही धार्मिकता से बोला, मैं यहाँ उसका पक्ष लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं इतना अंधाधुंध नहीं हो सकता। मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक रिश्तेदार को धार्मिकता से खत्म करना चाहता हूँ। एक ही नज़र में उन्हें पता चल गया कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, और उस एक ही नज़र में उन्हें पहले से ही पता चल गया कि वे दक्ष के खिलाफ सेना में शामिल होने का इरादा रखते हैं। एक गठबंधन बनाया गया। जी शानफेई ने अचानक दक्ष की ओर इशारा किया और सख्ती से चिल्लाया, दक्ष ने कुमार परिवार की बेटी कई लिंगजी को मार डाला और एक बुजुर्ग को मारकर हमारे शर्मा परिवार के नियमों का भी उल्लंघन किया। इन तीनों अपराधों के लिए उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाने चाहिए और उसे शर्मा परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए। हिस, कितना निर्दयी! इसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर इसे शर्मा परिवार से निकाल दो। हितेश शर्मा के शब्दों ने सभी को चौंका दिया और साथ ही वे गहराई से हिल गए। शर्मा परिवार अंदर और बाहर तथा कुमार परिवार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से स्तब्ध थे। लगभग सभी लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से हितेश शर्मा को देखने लगे। क्या ये व्यक्ति सचमुच दूसरी शाखा से है? वह सचमुच निर्दयी है और वह वास्तव में धार्मिकता के लिए परिवार का बलिदान करने को तैयार है।
ये सुनकर कुमार परिवार के सभी सदस्य हितेश शर्मा और उनके परिवार के प्रति सद्भावना से भर गए। दक्ष को मारना अच्छा होगा, लेकिन अगर उसके हाथ और पैर तोड़ दिए जाएं, फिर उसे शर्मा परिवार से निकाल दिया जाए और भिखारी बना दिया जाए, तो क्या यह उसे मारने से भी बेहतर नहीं होगा? पूरे कुमार परिवार को लगा कि हितेश शर्मा की योजना सबसे अच्छी थी। रमेश शर्मा ने यह सुनकर मन ही मन सहमति व्यक्त की, लेकिन वह अपनी स्वीकृति नहीं दिखा सके क्योंकि उस समय वह बहुत शांत स्वभाव के थे। मुख्यतः बूढ़ा मास्टर उसे गौर से देख रहा था, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा मास्टर क्या सोच रहा है। अच्छा, भाई जी सचमुच धर्म के लिए परिवार का त्याग कर रहे हैं, शाबाश। कुमार परिवार के बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति कैशान ने जोर से खुशी मनाई, हितेश शर्मा के कंधे पर थपथपाया और कहा, मेरा कुमार परिवार भाई शानफेई के साथ व्यापार करने को तैयार है। हितेश शर्मा तुरंत बहुत खुश हो गए। अगर वह कुमार परिवार के साथ मिलकर काम कर सके तो ये सचमुच बहुत आसान होगा। शर्मा परिवार के अन्य सदस्य भी इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने उसके हाथ पैर तोड़ने तथा उसे शर्मा परिवार से बाहर निकालने की वकालत की। केवल कुछ लोग ही चुप रहे तथा अधिकांश अतिथियों ने बिना कोई रुख अपनाए ये सब देखना पसंद किया। हालांकि उन सभी ने यह मानते हुए अपना सिर हिला दिया कि दक्ष इस विपत्ति से बच नहीं पाएगा। हितेश शर्मा के शब्दों को दोनों पक्षों की स्वीकृति मिल गई थी, इसलिए अंतिम परिणाम स्पष्ट था। हालांकि रितिका घबरा गई, उसने अपनी तलवार पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं, रितिका, तुम्हारी दुश्मन बनूंगी। पूरा शर्मा परिवार क्रोधित हो गया और जी शानफेई दहाड़ा, रितिका, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो, तुम एक बेऔलाद बच्चे हो। उसने आंखें चौड़ी करके डांटते हुए कहा, देखो, दूसरी शाखा की हालत तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है कि दूसरी शाखा के मुखिया को बदलने का समय आ गया है, तुम्हारे परिवार को पद छोड़ देना चाहिए। जी शियाओ भी इस समय उछल पड़ी और बोली, ये सही है, बदलाव का समय आ गया है। रितिका, तुम्हारा परिवार मुखिया बनने के लायक नहीं है और तुम शर्मा परिवार की दूसरी शाखा की सबसे बड़ी युवती का खिताब पाने की हकदार नहीं हो, यह मेरे परिवार को दिया जाना चाहिए। वह हठी थी और उसमें कोई विनम्रता नहीं दिखी। हितेश शर्मा भी घमंडी थे, उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, हालांकि मैं योग्य हूं, मैं दूसरी शाखा को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हूं। इस पर शर्मा परिवार के सदस्यों की आवाजें कुछ धीमी हो गईं। उन्होंने महसूस किया था कि हितेश शर्मा का हस्तक्षेप पूरी तरह से दूसरी शाखा का प्रमुख बनने के उद्देश्य से था। वे हितेश शर्मा द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे। हालांकि दूसरी शाखा के कुछ लोग पहले ही हितेश शर्मा के प्रभाव में आ चुके थे और उनका समर्थन करने के लिए आगे आए, जिनमें तीसरी चाची और तीसरी दादी की 2 शाखाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने रितिका के परिवार की सभी गलतियां गिनाईं। ऐसा लग रहा था जैसे रितिका के परिवार को मुखिया बने रहने देना शर्मा परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों को लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है और वे कुछ हद तक प्रभावित भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। रमेश शर्मा ने मन ही मन कोसा, बूढ़े, ऐसे समय में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है, घिनौना काम। हमें सबसे पहले दक्ष से छुटकारा पाना चाहिए था, लेकिन तुम मुखिया बनने की बात उठा रहे हो। तुम्हारे इरादे बुरे हैं और तुम सबका ध्यान भटका रहे हो। उसने केवल ये देखा कि आसपास के शर्मा परिवार के सदस्यों की आवाजें शांत हो गई थीं और वह जानता था कि हितेश शर्मा का गलत कदम उल्टा पड़ गया था। हालांकि हितेश शर्मा को इसकी परवाह नहीं थी, वह हमेशा से ही मुखिया पद के लिए प्रयासरत था। अब दक्ष को गिराना और फिर उसके परिवार को सत्ता सौंपना ही पर्याप्त होगा। वास्तव में उसने पहले ही इस पर विचार कर लिया था। दक्ष के हाथ पैर तोड़ने और उसे शर्मा परिवार से बाहर निकालने का उसका पूर्व सुझाव जानबूझकर दिया गया था। ये रितिका के परिवार को डराने के लिए था। अगर वे समझदार होते और दक्ष की रक्षा करना चाहते तो उन्हें दूसरी शाखा के मुखिया का पद छोड़ना पड़ता। यह एक व्यापार था। जहां तक दक्ष और कुमार परिवार और रमेश शर्मा के बीच की शिकायतों की बात है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन सब का उपयोग करना चाहता था। मैं, उत्तम, बाई परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अंकल शानफेई को दूसरी शाखा का प्रमुख चुने जाने का समर्थन करता हूं। इस समय एक चमकदार सफेद सूट पहने उत्तम भी आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि शर्मा परिवार के सभी सदस्य भौहें चढ़ाकर उसे घूर रहे थे। तुम क्या हो, कोई मामूली आदमी जो शर्मा परिवार के मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो? बिल्कुल, ये शर्मा परिवार का अंदरूनी मामला है, इस पर आप जैसे बाहरी व्यक्ति को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। शर्मा परिवार में से किसी ने तुरंत उसे फटकार लगाए। हालांकि वे दक्ष को पसंद नहीं करते थे और हितेश शर्मा द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे बाहरी लोगों को अपने परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करते देखना चाहते थे। शर्मा परिवार के मामले शर्मा परिवार द्वारा ही सुलझाए जाएंगे। दक्ष ने भी देखा, उसकी निगाहें शांत थीं, उसने उत्तम की पूरी तरह से उपेक्षा की। डिंग चिक्सी ने भी भौहें चढ़ाईं, उसे कुछ तिरस्कार से देखा और फुसफुसाया, दक्ष, मैंने पहले सोचा था कि वह और तुम दोनों शर्मा परिवार के दामाद थे और तुम
दक्ष ने शांति से कहा, वह एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं है। चित्रा ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। सभी ने उत्तम को डांटा, विशेष रूप से शर्मा परिवार के सदस्यों ने, जो गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। जी शियाओ ने उत्तम का हाथ थाम लिया, उसे बहुत सहारा दिया, लेकिन उत्तम जरा भी डरा नहीं। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर 4 हरे बिंदुओं पर भी नजर डाली जो पास आ रहे थे, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। मैं शर्मा परिवार का आधा दामाद हूँ, इसलिए मैं शर्मा परिवार का आधा सदस्य हूँ। मैं इस मामले को संभाल सकता हूँ। उत्तम ने हंसते हुए जी शियाओ को अपनी बाहों में भर लिया। यद्यपि उनके पास पति पत्नी का खिताब नहीं था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वे पहले से ही सगाई कर चुके थे। शर्मा परिवार के सदस्य चुप हो गए और फटकार लगाने वाली आवाजें काफी हद तक शांत हो गईं। उत्तम ने आगे कहा, और मेरा बाई परिवार, हालांकि जियांगन में है, आकार में आपके शर्मा परिवार के बराबर है और कुमार परिवार से भी ज्यादा मजबूत है। अगर मैं जी शियाओ से शादी करूं, तो यह आपके शर्मा परिवार के साथ एक मजबूत गठबंधन होगा। शर्मा परिवार के सदस्य अचानक चुप हो गए। हर कोई जी शियाओ और उसके पिता हितेश शर्मा को ईर्ष्या से देख रहा था, और हितेश शर्मा के मुखिया का पद छीनने के दुस्साहस का आधार भी समझ रहा था। बाई परिवार उनका तुरुप का पत्ता और उनका समर्थन था। मुख्य बटलर जी दा सबसे पहले आगे आए और भौहें चढ़ाते हुए बोले, फिर भी सिर का मामला ऐसा नहीं है जिसे आप संभाल सकें। उत्तम ने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बाद में पछताना मत। वह चित्रा के पास गया, अपने हाथों को हल्के से मोड़ा और जोर से घोषणा की, अभी कुछ ही देर पहले मेरे बाई परिवार और डिंग परिवार ने बाईज्यू व्यवसाय में सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है। 2 साल से भी कम समय में मेरे बाई परिवार की संपत्ति सागरनगर शहर के आपके 4 बड़े परिवारों की संपत्ति से टक्कर लेगी। और मेरे पिता बाई बेक्सुआन अभी भी क्यूई संप्रदाय में साधना कर रहे हैं। एक बार जब वे एकांतवास से बाहर आएंगे, तो वे प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, और मेरे बाई परिवार का अस्तित्व एक ऐसा होगा जिसकी कल्पना आपका शर्मा परिवार भी नहीं कर सकता। वह अत्यंत अहंकारी और ठंडा था, अविश्वसनीय रूप से घमंडी। पूरा शर्मा परिवार उससे दंग रह गया। हितेश शर्मा का परिवार और भी अधिक आत्मसंतुष्ट था। उनकी आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं, उनके मुंह ऐसे मुड़े हुए थे मानो वे एक तेल की बोतल लटका सकते हों। उत्तम विजयी था। फिर उसने डिंग चेक्सी की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा, मिस डिंग, जल्दी से उठो और सभी को हमारे 2 परिवारों के बीच दक्षिण पूर्व प्रांत के बाईज्यू बाजार पर हावी होने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने की बात से परिचित कराओ। डिंग चेक्सी खड़ा हुआ और उत्तम मुस्कुराया। उसने चारों ओर सबकी ओर देखा, फिर ऋतिका का चिंतित चेहरा देखा और फिर दक्ष की शांत अभिव्यक्ति देखी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मेरा डिंग परिवार अब आपके बाई परिवार के साथ सहयोग करने का इरादा नहीं रखता है। सभी लोग उत्सुकता से डिंग चेक्सी की ओर देख रहे थे, लेकिन फिर उसने कहा, हम अब आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। हर कोई दंग रह गया। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने यह सुना, मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा बाई परिवार और डिंग परिवार सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपने अभी क्या कहा? वह अचानक जाग गया, उसके सिर में झुंझुनी हो रही थी। वह चित्रा को हैरानी से देखता रहा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। मिस डिंग, आप क्या बकवास कर रही हैं? हमारे बाई परिवार और आपके डिंग परिवार ने एक समझौता कर लिया है। क्या हमने नहीं कहा था कि हम करीबी साझेदार होंगे? अब अपनी बात से मुकरने का क्या मतलब है? क्या तुम डिंग परिवार का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हो? सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी दहाड़ा। वह सचमुच क्रोधित और स्तब्ध था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि डिंग चेक्सी उनकी सफलता के शिखर पर उन पर पानी फेर देंगे। अब शर्मा परिवार, कुमार परिवार और कई मेहमानों ने उसकी ओर उपहास भरी आंखों से देखा। यहाँ तक कि जी शियाओ ने भी अपना हाथ छोड़ दिया, और हितेश शर्मा और अन्य लोग निराश, हैरान और आक्रोश और गुस्से से भरे हुए दिखे। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी घबरा गया, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। वह पागल की तरह लग रहा था और चिल्लाया, डिंग चेक्सी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? चित्रा ने शांति से जवाब दिया, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मेरे डिंग परिवार ने शराब के कारोबार में आपके बाई परिवार के साथ सहयोग न करने का फैसला किया है। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी दहाड़ा और चिल्लाया, क्यों? हमारा पहले भी एक समझौता हुआ था, और क्या तुम डिंग परिवार का पूरा प्रतिनिधित्व कर सकते हो? क्या तुम? चुप हो जाओ, बदतमीज बच्चे। बूढ़ा म्यू दहाड़ते हुए खड़ा हुआ। एक दोयम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट जैसी उसकी शक्तिशाली आभा ने उसे नीचे दबाया, जिससे सफ़ेद कपड़े पहने आदमी कई कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। हर कोई चौंक गया, जैसा कि डिंग परिवार से उम्मीद थी, एक नौकर भी इतना शक्तिशाली था। बूढ़े म्यू ने सख्ती से कहा, मिस डिंग हमारे डिंग परिवार की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी और डिंग परिवार की वर्तमान मुखिया हैं। बेशक, उन्हें डिंग परिवार से जुड़े सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार है।
सफ़ेद कपड़े पहने उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वह निराशा में कई कदम पीछे हट गया। उसे लगा जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं और हमारा सहयोग नहीं कर सकते? आपको भी बहुत नुकसान होगा। क्या आप आगे बढ़ना नहीं चाहते? डिंग चक्सी ने कहा, मैं करता हूँ। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को तुरंत आश्चर्य हुआ और उसने उत्सुकता से कहा, तो फिर हमारे साथ सहयोग करें। हालांकि डिंग चक्सी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारा डिंग परिवार आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपके साथ सहयोग करके नहीं। इसके बजाय उसने अचानक अपना सिर घुमाया और दक्ष और ऋतिका को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हर कोई दंग रह गया। हितेश शर्मा और अन्य लोगों को अपने दिलों में एक धड़कन महसूस हुई, एक बुरी भावना पनप रही थी। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि जो कुछ होने वाला है वह उनकी उम्मीदों से परे होगा। डिंग चक्सी मुस्कुराया और बोला, हमारा डिंग परिवार शर्मा परिवार के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है और नामित साझेदार दक्ष और ऋतिका हैं। अगर वे नहीं हैं तो हम शर्मा परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न पूरे सामने वाले हॉल के बगीचे में तुरंत ही कोलाहल मच गया। अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। शर्मा परिवार और कुमार परिवार के लोग भयभीत थे। मेहमान आश्चर्यचकित थे। सीईओ वांग, सीईओ झांग, सीईओ ये और अन्य भी हैरान दिखे। ऋतिका हक्का बक्का रह गया। ली नियांजियाओ स्तब्ध रह गए। रिया ने भी चौंकते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। शर्मा परिवार के बुजुर्ग अब स्तब्ध और चुप थे। वे दक्ष और ऋतिका को जटिल भावों से देख रहे थे। ये बेकार दक्ष इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? उसमें ऐसी क्या खूबी थी कि डिंग परिवार ऐसे समय में उसके साथ सहयोग करने को तैयार हो गया? ये तो ईश्वर का वरदान था। इस समय सभी के दिल ईर्ष्या और जलन से भर गए थे। दक्ष की किस्मत बहुत अच्छी थी। आखिर उसने डिंग चक्सी का समर्थन पाने और उसे डिंग परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजी करने के लिए क्या किया? हर कोई हैरान था। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह दहाड़ा, क्यों? आखिर किस लिए? दक्ष क्या है? उसके पास क्या क्षमताएं हैं? क्या तुम्हारा डिंग परिवार पैसा गंवाना चाहता है? उसके साथ सहयोग क्यों करें? मेरा भाई परिवार इस धंधे में है। दक्ष क्या है? तुम उसके साथ सहयोग क्यों कर रही हो? डिंग चक्सी ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे ये पसंद है। बोलने के बाद वह सीधे बैठ गई। उसका चेहरा ठंडा था और उसने कुछ नहीं कहा। क्या बिल्ली है? क्योंकि मुझे वह पसंद है। आपकी बहन, आपको ये पसंद है? सफ़ेद कपड़े वाला आदमी रोने वाला था और हितेश शर्मा और अन्य लोग भी रो रहे थे। भाई परिवार के कितने जिद्दी वारिस हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम अपनी जल्दबाजी नहीं छोड़ सकते? शर्मा परिवार के सदस्य भी अचंभित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जो लोग सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और मांग कर रहे थे कि दक्ष के हाथ पैर तोड़ दिए जाएं और उसे शर्मा परिवार से निकाल दिया जाए, वे सभी चुप हो गए। अब वे सब एक दूसरे को देख रहे थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। सच तो ये था कि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डिंग परिवार दक्ष को इतना महत्व देगा। चित्रा तो बाई परिवार के साथ सहयोग छोड़कर दक्ष के साथ सहयोग करने को भी तैयार था। हमें ये जानना चाहिए कि दक्ष के पास कुछ भी नहीं था। वह निकम्मा था। वह क्या जानता था? वह क्या कर सकता था? इसके अलावा हालांकि शर्मा परिवार का भी कुछ शराब का कारोबार था, लेकिन वह हमेशा से ही अधमरा और बेहद साधारण रहा था। अब तीसरे चाचा के हाथों में अगर शर्मा परिवार डिंग परिवार के साथ सहयोग करता तो क्या कारोबार का ये हिस्सा दक्ष को संभालने के लिए नहीं सौंपना पड़ता? रमेश शर्मा का चेहरा भी इस पल हरा हो गया। बड़ों को फुसफुसाते देख उसने दांत पीस लिए और मन ही मन सोचा, ये तो बुरा है। हालांकि शर्मा परिवार का शराब का कारोबार औसत दर्जे का था, फिर भी रमेश शर्मा को हर साल कई मिलियन रुपए की चपत लग जाती थी। अगर इसे किसी और को सौंप दिया जाता तो उन्हें लगता था कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा ये व्यवसाय स्पष्ट रूप से डिंग परिवार के सहयोग से एक बहुत बड़ा लाभ था, जो एक वर्ष से भी कम समय में 2 गुना या कई गुना तक बढ़ जाने की संभावना थी। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया था। वह पहले ही शर्मा परिवार के बुजुर्गों के विचारों को समझ चुका था। डिंग परिवार के सहयोग के बारे में सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। वर्तमान चर्चा विशुद्ध रूप से इसलिए थी क्योंकि डिंग परिवार ने साझेदारों को नामित किया था और वे थे दक्ष और ऋतिका। इससे उनके लिए चीजें बहुत कठिन हो गईं। क्या मुझे यूं ही पीटा जाएगा? शर्मा परिवार में पहले सबसे ज्यादा शोर मचाने वालों में से एक तीसरी शाखा का एक बुजुर्ग था। मिस डिंग, हमारे शर्मा परिवार का शराब का कारोबार हमेशा तीसरी शाखा के हाथों में रहा है। अगर हम तीसरी शाखा के साथ सहयोग करें तो हमारी कमाई बढ़ जाएगी। दक्ष तो बस एक बेकार दामाद है जिसने कभी व्यापार नहीं किया और कुछ नहीं जानता। वह तुम्हारा सब कुछ गंवा देगा। डिंग चक्सी ने बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं पैसों के लिए आपके शर्मा परिवार के साथ सहयोग कर रहा हूं? सबके चेहरे पर उदासी छा गई और बुजुर्ग थोड़ा असहज लग रहे थे। उन्हें अचानक समझ आ गया।
ये सही है कि डिंग परिवार के पास बाई परिवार की तरह साझेदारों की कमी नहीं थी। वे शर्मा परिवार के साथ सहयोग कर रहे थे, इसका कारण पूरी तरह से दक्ष था। यदि आप उन्हें उनकी निर्धारित पसंद नहीं बताएंगे तो वे आपके साथ सहयोग क्यों करेंगे? पूरा शर्मा परिवार तुरंत मुश्किल में पड़ गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। बुजुर्गों ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने आगे बढ़कर कहा, मिस डिंग, हम आपकी शर्तें स्वीकार करते हैं। हम रितिका और दक्ष को आपके डिंग परिवार के साथ मिलकर काम करने देंगे ताकि दोनों पक्षों को जीत मिल सके। डिंग चिक्सी ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो ये सब स्वाभाविक बात हो। शर्मा परिवार और मेहमानों ने भी कोई अजीब भाव नहीं दिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि शर्मा परिवार का ऐसा चुनाव करना बहुत सामान्य बात है। लाभ के सामने सारा अभिमान और पूर्वाग्रह किनारे रखा जा सकता है। क्या आप शर्मा परिवार केवल शराब के कारोबार के लिए दक्ष की गलतियों का पीछा करना छोड़ देंगे? यदि ऐसा है तो मेरे कुमार परिवार के लोग व्यर्थ ही मर गए होंगे। कुमार परिवार के किरण कुमार ने अचानक दहाड़ लगाए, एक अर्धचरण प्रथम श्रेणी के गुरु के रूप में अपनी शक्तिशाली आभा जारी की और गर्जना की। अनगिनत लोगों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। वह अचानक दक्ष की ओर दौड़ा और मुक्का मारा, चूंकि तुम में से कोई भी न्यायप्रिय नहीं है, इसलिए मेरा कुमार परिवार स्वयं न्याय की मांग करेगा। मर जा दक्ष, तू निकम्मा है। क्या तुझे लगता है कि तू हालात बदल सकता है? किरण कुमार ने दहाड़ते हुए भयंकर गर्जना की और एक मुक्का मारा। हर कोई अचंभित रह गया और पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। रितिका क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और झपटी, लेकिन किरण कुमार के बेटे कैशान ने उन्हें रोक लिया। दक्ष को मरने दो, अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैशान चीखा। रितिका तुरंत घबरा गए। किरण कुमार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे क्रोध और चिंता से भर गए, बार बार दक्ष की ओर देखने लगे। उसका दिल डर से धड़कने लगा। अगर वह मुक्का लग गया तो दक्ष मर जाएगा। अगर वह सचमुच मर गया तो वह क्या करेगी? किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किरण कुमार अचानक हमला कर देंगे। जब उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो शर्मा परिवार के सदस्य गुस्से से भर गए। शर्मा परिवार चाहता था कि दक्ष शराब उद्योग में डिंग परिवार के साथ सहयोग करे और एक नया रास्ता बनाए। वे किरण कुमार को उसे मारने नहीं दे सकते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उपहास करते थे, जैसे रमेश शर्मा और हितेश शर्मा। इस दूरी पर, इस मुद्रा में, दक्ष मरने के लिए अभिशप्त लग रहा था। टकराना, मुट्ठी उतरी। हालांकि दक्ष को इसका एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। वह शर्मा परिवार का मुखिया था। उसके बाल खड़े हो गए, आंखें तेज हो गईं और चेहरा लाल हो गया। मुक्का सीधा उसकी छाती पर लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने वास्तव में मुक्का रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। मुंह से खून थूका था, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। हर कोई दंग रह गया। पूरा शर्मा परिवार गुस्से और सदमे से भर गया। मेहमान भी अचंभित रह गए। मुखिया की आवाज़ घंटी की तरह गूंजी, तुम्हारी बेटी मर गई और वह मेरी बहू भी थी। यह मुक्का, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा बदला समझो। किरण कुमार हैरान रह गए। सभी लोग भयभीत भी थे। तो यह ऐसा ही था। किरण कुमार का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह घुरघुराते हुए बोला, यह एक इंसानी जिंदगी थी। तुम मुझसे मुक्का खाने के बारे में सोच रहे हो? किरण कुमार, मुखिया गरजा, उसकी आवाज़ घंटी की तरह गूंज रही थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कैसी इंसान थी? किरण कुमार का चेहरा लाल और सफ़ेद होता जा रहा था। वह बेहद नाखुश दिख रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी कै लिंगजी के चरित्र को जानता था, लालची और अभिमानी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला, बस तनावपूर्ण स्थिति में खड़े रहे। सभी लोग अपनी सांस रोककर उन्हें गौर से देख रहे थे। रितिका और कैशान ने भी लड़ना बंद कर दिया और अपने अपने पक्षों में पीछे हट गए और सदमे में देखते रहे। किरण कुमार की आंखों में संघर्ष, गुस्सा और उससे भी ज्यादा झिझक थी। वह जानता था कि उसकी बेटी जरूर गलत थी, क्योंकि वह कै लिंगजी को समझता था और कै लिंगजी ने उसे एक से ज्यादा बार बताया था कि बूढ़े मास्टर जी मरने वाले हैं और उसे उनकी विरासत पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर सब कुछ नाकाम रहा तो वह उन्हें जहर देकर मार डालेगी और वे सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण स्वभाव के कारण उसे उनसे कई बार डांट खानी पड़ी थी। हालांकि वह उसकी बेटी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यर्थ ही मर गई? किरण कुमार ने सिर हिलाया। भले ही यह मामला दक्ष की गलती न हो, पर ये आपके बेटे की गलती है। हालांकि जब कुलपति प्रकट हुए तो रमेश शर्मा को पता चल गया कि अब हालात बिगड़ने वाले हैं। दक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली थी। अब उसके दिल में कुलपति के प्रति घृणा दक्ष के प्रति घृणा से अधिक हो गई। उसका चेहरा बिगड़ गया। मैं आपका अपना बेटा हूँ। क्या मेरी कीमत किसी बाहरी व्यक्ति से कम है? क्या वह, एक निकम्मा दामाद, सचमुच आपकी सुरक्षा के लायक है? रमेश शर्मा बहुत क्रोधित हुए और फिर उन्होंने किरण कुमार को दोष उन पर मरते सुना। घबराहट में वह दांत पीसते हुए 2 कदम पीछे हट गया। भिन भिनाओ,
कुलपति ने अपनी शक्तिशाली आभा बिखेरी, किरण कुमार को आवृत किया और गरजे, किरण कुमार, मैंने पहले ही तुम्हारा एक भूसा झेल लिया है। जहां तक कैलिंगजी की मृत्यु का कारण है, तुम अपने दिल में इसे जानते हो। यह मामला यहीं समाप्त होता है। किरण कुमार और कुमार परिवार के सभी सदस्य कुलपति को गौर से देख रहे थे। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके और साथ ही वे क्रोध से भर गए। किरण कुमार चिल्लाया, नरसिंह शर्मा, तुम उन दोनों की रक्षा करना चाहते हो? क्या तुम मेरे कुमार परिवार के साथ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े मास्टर जी ने गरजते हुए कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। मैं तुम्हें दिखा दूं कि घायल होने पर भी मैं तुम्हें दबा सकता हूं। दबंग। हर कोई गहराई से हिल गया, यह महसूस करते हुए कि कुलपति वास्तव में दबंग थे। इस समय दरवाजे से एक उपहासपूर्ण आवाज आई, हे ओल्ड मास्टर जी, शक्ति का कितना शानदार प्रदर्शन। चूंकि दक्ष मरने के लायक है तो उसे मरने दो। एक व्यक्ति भीड़ के बीच से बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए सीधे दक्ष की ओर दौड़ा और एक अजीब मुद्रा के साथ दक्ष को अपनी हथेली से पकड़ लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने कोई कदम उठाया, वह बिजली की गति से हुआ। सभी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी, उन्होंने बस उस हाथ को देखा और तुरंत चौंक गए। चेतन परिवार का उलझा हुआ रेशमी हाथ। अर्धचरण प्रथम श्रेणी, क्या आप चिरंजीत हैं, चेतन परिवार के गेट गार्डियन? उपस्थित स्वामी बहुत चिंतित हो गए। वो था, अगर वो था तो दक्ष का तो अंत ही हो गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुमार परिवार पहले ही 4 महान परिवारों में से एक चेतन परिवार के साथ सांठगांठ कर चुका होगा और चेतन परिवार के गेट गार्डियन को बाहर ले आया होगा। रितिका का चेहरा पूरी तरह बदल गया। कुलपति क्रोधित हो गए। सबकी चौकस निगाहों के नीचे मध्यम आयु वर्ग का आदमी दक्ष के सामने रुक गया। उसका हाथ दक्ष के कंधे को पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। उसने कहा, वास्तव में मैं चिरंजीत हूं और मेरे चेतन परिवार के उलझे हुए रेशमी हाथ ने पहले ही दक्ष के कंधे को जकड़ लिया है। अब उसका आधा शरीर शायद अपंग हो गया है। जैसे ही सभी लोग बहुत घबरा गए, उन्होंने देखा कि चिरंजीत की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई और दक्ष के कंधे को पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कांपने लगा। सामने वाले हॉल के बगीचे में चेतन परिवार के संरक्षक चिरंजीत ने अपने नंगे हाथों से दक्ष का कंधा पकड़ लिया। सभी लोग अभी भी सहमे हुए उसे घूर रहे थे। मेहमान हैरान रह गए। शर्मा परिवार भी बहुत चिंतित था। रितिका और अन्य लोग चिंतित थे। रमेश शर्मा और उनके जैसे लोगों ने उपहास किया। कुमार परिवार ने भी उपहास किया, मानो उन्होंने पहले से ही दक्ष के कंधे को कुचले जाने का पूर्वानुमान लगा लिया था। इस समय आखिरकार सभी को इस विचित्र दृश्य को देखने का समय मिला। उन्होंने चेतन परिवार के संरक्षक चिरंजीत को दक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह चेतन परिवार का उलझा हुआ रेशमी हाथ था। एक बार इसकी चपेट में आने के बाद बचना असंभव था। और चिरंजीत की साधना आधे कदम के प्रथम स्तर पर होने के कारण यदि बूढ़ा गुरु भी उससे उलझ जाए तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। अब चूंकि बूढ़ा मालिक घायल हो गया है, यदि वे वास्तव में लड़े तो संभवतः उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा। चिरंजीत को दक्ष को पकड़ते देख रितिका और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, जिससे इस समय स्थिति बहुत अजीब हो गई। चिरंजीत के शब्दों ने सभी के दिलों में ठंडक पहुंचा दी। चूंकि दक्ष मरने के लायक है तो उसे मरने दो। मेरे चेतन परिवार के उलझाने वाले रेशमी हाथ से पकड़े जाने के कारण उसका आधा शरीर शायद पहले से ही अपंग हो चुका है। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने एक अजीब बात नोटिस की, चिरंजीत का हाथ थोड़ा कांप रहा था। लेकिन दक्ष भाव शून्य रहा, मानो कोई बाहरी व्यक्ति हो और शांति से चेतन परिवार के संरक्षक सागरनगर शहर के महान स्वामी चिरंजीत को देख रहा हो। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। दक्ष, क्या वह ठीक है? रितिका और अन्य सभी के मन में यही विचार आया, क्योंकि दक्ष की अभिव्यक्ति किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी। चिरंजीत को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने हमेशा की तरह उस व्यक्ति के शरीर के आधे हिस्से को सीधे तौर पर कुचला नहीं था। ऐसा लगता है कि यद्यपि आप शर्मा परिवार के निकम्मे दामाद हैं, आपका शारीरिक शरीर काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, आप वास्तव में मेरी ताकत का 10वां हिस्सा भी झेल सकते हैं। तो उसने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही प्रयोग किया था। सभी लोग बहुत घबरा गए। रितिका और अन्य लोग राख हो गए। रमेश शर्मा, हितेश शर्मा और अन्य लोगों ने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। कुमार परिवार भी उत्साह से जयकार कर रहा था। ये पता चला कि चेतन परिवार के संरक्षक चिरंजीत दक्ष को इतना नीचा समझते थे कि जब उन्होंने उसे अपंग बनाने का इरादा किया, तब भी उन्होंने अपनी ताकत का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि दक्ष के पास वास्तव में कुछ कौशल था और वह टिके रहने में कामयाब रही। चिरंजीत ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब मैं आपके कंधे को उखाड़ने के लिए अपनी ताकत का 3/10वां हिस्सा लगाऊंगा। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चिरंजीत फिर से हंसा, बुरा नहीं, जैसा कि सागरनगर शहर के नंबर 1 निकम्मे दामाद से उम्मीद की जाती है, तुम मेरी ताकत का 3/10वां हिस्सा भी झेल सकते हो।
बहुत बढ़िया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब मैं अपनी 7/10वीं ताकत लगाऊंगा। उसने अपनी ताकत बढ़ा ली। चिरंजीत ने अपने हाथ से जोर लगाया, उसका चेहरा लाल हो गया। रमेश शर्मा और कुमार परिवार की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उसने महसूस किया कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है, लेकिन वह हाथ जो आमतौर पर स्टील को जेली में कुचल सकता है, दक्ष के कंधे को नहीं कुचल सका। इस आदमी का कंधा लोहे से भी अधिक मजबूत था। धत्तेरी की, क्या यह आदमी राक्षस है? वह निश्चित रूप से बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहा है। अरे, मेरे साथ धोखा हुआ है। चिरंजीत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कहा कि वह अपनी ताकत का 7/10वां हिस्सा लगा रहा है, लेकिन असल में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह दक्ष को हरा नहीं सका। सबने ये सब देखा, जिससे उसका चेहरा उतर गया और साथ ही उनके दिल दहल गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि दक्ष इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। शर्मा परिवार का एक निकम्मा दामाद सागरनगर शहर में एक मजाक के अलावा कुछ नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई धमका सकता है। अफवाहों के अनुसार दक्ष एक निकम्मा, शक्तिहीन व्यक्ति था। उसे भीतरी कक्षों में रखा जाता था। वह कुत्ते के बराबर भी अच्छा नहीं था। वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वे उसके अन्य कौशल नहीं देख सके, लेकिन कम से कम उसके भौतिक शरीर से वार झेलने की क्षमता ने चिरंजीत को पीछे हटने में असमर्थ बना दिया। उसने कहा कि वह उसके कंधे को कुचल देगा और उसे अपंग बना देगा, लेकिन कौन जानता था कि चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, दक्ष अविचल रहेगा। दूसरों के हाव भाव देखकर वे सदमे से लेकर भय, फिर घबराहट और अंततः संदेह की स्थिति में पहुंच गए। उसे हमेशा यही लगता था कि यह उपहास है, चेतन परिवार के संरक्षक के रूप में उनकी अक्षमता का उपहास। चिरंजीत पीछे नहीं हट सका। उसने अपना दूसरा हाथ सहलाया और हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, दक्ष तो एक साधारण इंसान है और शर्मा परिवार एक नया उभरता हुआ धनी परिवार माना जा सकता है, और बूढ़े मास्टर जी एक नए पदोन्नत प्रथम श्रेणी के मास्टर हैं। अच्छा, मैं ओल्ड मास्टर जी और शर्मा परिवार को कुछ इज्जत दूंगा। दक्ष, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वह खिलखिलाकर हंसा, धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया, बहुत ही अहंकारी, सहज, आत्मविश्वासी और तेजतर्रार अभिनय करते हुए। हालांकि उसकी जेब में रखा हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया था और ऐंठन हो गई थी। जिसने भी इसे देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। पूरा शर्मा परिवार और मेहमान चिरंजीत की शक्ति और उसके असंयमित आचरण से चकित थे। साथ ही उन्हें सम्मान का भी एहसास हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी कि बूढ़े मालिक ने प्रथम श्रेणी के राज्य में प्रवेश किया था। यहाँ तक कि चेतन परिवार के संरक्षक को भी उनका अपमान करना पड़ा। कुमार परिवार और रमेश शर्मा, हितेश शर्मा और अन्य लोग अचंभित रह गए। उसने लड़ना क्यों बंद कर दिया? दक्ष को मार डालो, उसे कुचलकर मार डालो। भले ही वह उसे कुचलकर न मार डाले, फिर भी उसे अपंग बना देना और आधा लकवाग्रस्त कर देना अच्छा होगा। वे अचंभित रह गए। वे दंग रह गए, मूर्खता से चिरंजीत को देख रहे थे। कुमार परिवार का बड़ी दाढ़ी वाला आदमी कैशान और भी हैरान हुआ और बोला, भाई चिरंजीत, आपने दक्ष को क्यों नहीं मारा? हम इस पर सहमत नहीं हुए थे। शर्मा परिवार तुरंत क्रोधित हो गया। कुमार परिवार ने वास्तव में पहले ही चेतन परिवार के साथ सांठगांठ कर ली थी और ऐसे समय में उन्होंने ये कदम उठाया था। चिरंजीत ने शांति से कहा, मैं आपको अपने कार्यों के बारे में क्यों बताऊं? फिर उसने दक्ष की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, दक्ष, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जवानी और अज्ञानता को देखते हुए और बूढ़े मास्टर जी के सम्मान में मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे? ऋतिका और अन्य लोग पहले से ही भावुक हो गए थे और उन्होंने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद वरिष्ठ, मुझे नहीं मारने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। ऋतिका ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। शर्मा परिवार के कई बुजुर्गों और प्रमुख हस्तियों ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने अभी अभी डिंग परिवार के साथ एक सहयोग समझौता किया था। अगर दक्ष की मृत्यु हो जाती तो वह व्यवसाय चौपट हो जाता। सौभाग्य से दक्ष ठीक था। कम से कम दक्ष अभी परेशानी में नहीं हो सकता। डिंग परिवार के साथ उनके सहयोग के गहरा होने के बाद दक्ष के मरने में बहुत देर नहीं होगी। अध्यक्ष वांग, अध्यक्ष ये और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली और खड़े होते ही उनके भाव गंभीर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मामला 4 महान परिवारों में से एक चेतन परिवार को चिंतित कर देगा। सौभाग्य से चेतन परिवार का संरक्षक अभी भी एक उचित व्यक्ति था और उसने वास्तव में दक्ष को जाने दिया। अभी तक तो उन्होंने सोचा था कि दक्ष निश्चित रूप से मर चुका है और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। केवल डिंग चक्सी, ओल्ड म्यू, जीवेंजिंग और रिया ने चुपचाप तिरस्कार में अपने होंठ मोड़े। यद्यपि चिरंजीत के कदम उठाने पर वे चौंक गए थे, लेकिन दक्ष को सुरक्षित देखकर और चिरंजीत को अपना हाथ वापस खींचते देखकर वे समझ गए कि क्या हुआ था। वे ही थे जिन्होंने दक्ष की क्षमताओं को सचमुच देखा था। इस आदमी ने तो प्रथम श्रेणी के स्वामी अग्निराजा को भी अपंग बना दिया था।
उसने अकेले ही एक हत्यारे संगठन का सफाया कर दिया और फिर उसने ओल्ड म्यू को, जो एक आधा कदम प्रथम श्रेणी का व्यक्ति था, पीटा, इसलिए वह वास्तव में सभी प्रकार की अवज्ञा से निपटने में विशेषज्ञ था। वे सभी पहले भी दक्ष के हाथों कष्ट झेल चुके थे। कोई भी दक्ष की सटीक ताकत नहीं जानता था, लेकिन संक्षेप में यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना इस क्षमता वाले चिरंजीत से की जा सके। सब लोग दक्ष की ओर देखने लगे, खासकर शर्मा परिवार के सदस्य और उसकी सास रुचिका। दक्ष, क्या तुम मूर्ख हो? बूढ़े मास्टर चेन ने तुम्हें जाने दिया है, क्या तुम उनके आभारी नहीं होगे और जल्दी से इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दोगे? दक्ष ने चिरंजीत की ओर देखा, जिसके हाथ अभी भी जेबों में थे। उसके चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति थी, वह हंस रहा था, दक्ष के समर्पण में झुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। दक्ष ने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, क्या तुम सिर्फ मेरी झाड़ पोंछ कर रहे थे या खाना भी नहीं खाया? हर कोई आश्चर्यचकित था, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। फिर उनके चेहरे पर भय का भाव आ गया। दक्ष, क्या वह मूर्ख हो सकता है? उन्होंने उसे पहले ही छोड़ दिया था, फिर भी उसने उन्हें भड़काने की हिम्मत की। ये समय मजबूत होने का नहीं था। शर्मा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर भय का भाव आ गया। कुमार परिवार के रमेश शर्मा, हितेश शर्मा और अन्य लोग सदमे से सुखद आश्चर्य में चले गए, फिर क्रूरता में चिरंजीत द्वारा दक्ष को टुकड़े टुकड़े करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋतिका की सास रुचिका और कबीले के कुछ बुजुर्ग भयभीत, डरे हुए और विस्मय में थे। दक्ष, क्या तुम पागल हो? सबसे पहले ऋतिका ने दहाड़ते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम पागल हो गए हो? सीनियर चिरंजीत ने तुम्हें पहले ही जाने दिया है और यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तुम अब भी सख्त रवैया क्यों अपना रहे हो? तुम एक साधारण इंसान हो और तुम्हें नहीं पता कि मार्शल आर्टिस्ट कितने शक्तिशाली होते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि चेतन परिवार का गेट गॉड चिरंजीत कितना भयानक है। वह एक भयानक इंसान था जो पहले भी बूढ़े गुरु से बराबरी तक लड़ सकता था। सास भी भड़क उठी, उन्हें लगा कि दक्ष दिखावा कर रहा है। उसकी जिद तोड़ने और उसे अकाल मृत्यु से बचाने के लिए वे कमर पर हाथ रखकर आगे बढ़ीं। वह दहाड़ उठी, दक्ष, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी बेवकूफ़ कभी नहीं देखा। बूढ़े मालिक चिरंजीत का तुम्हें जाने देना बड़ी दया का काम था। तुम्हारा कृतज्ञ न होना एक बात है, लेकिन तुमने उन्हें भड़काने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें रोजाना अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह करते कभी नहीं देखा, न ही तुम्हें इतना एकनिष्ठ देखा है। आज तुम इतने आक्रामक क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़ा मालिक प्रथम श्रेणी के दायरे में आ गया है और तुम्हें चिरंजीत से बचा सकता है, इसलिए तुम बेकाबू होकर काम कर सकते हो? सभी ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि सास की डांट उचित थी। साथ ही उन्हें यह भी लगा कि दक्ष बहुत कृतघ्न है। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने प्रति पुराने स्वामी के स्नेह और उनकी सुरक्षा पर भरोसा करके वह कानूनविहीन तरीके से काम कर सकता था और जो चाहे कर सकता था? कितना भोलापन है। चेतन परिवार में प्रथम श्रेणी के गुरु भी थे और कई द्वितीय श्रेणी के गुरु भी। कई अर्धचरणीय प्रथम श्रेणी के गुरु भी थे जिनमें शक्ति थी और जो प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। चिरंजीत ऐसी ही एक शख्सियत थी। यदि बूढ़ा स्वामी संयोगवश अपनी चोटों से उबर नहीं गया होता तो वह संभवतः चिरंजीत के समान स्तर पर होता। अब जब उन्होंने उसे छोड़ दिया था तो कृतज्ञता से अभिभूत न होना एक बात थी, लेकिन उसने उन्हें उकसाया भी। ये सचमुच मौत की तलाश थी। केवल रिया और डिंग चिक्सी, जो दक्ष की ताकत को जानते थे, उन्हें लगा कि यह वही दक्ष है जिसे वे जानते थे। वह पहले से ही महान और शक्तिशाली था, उसे किसी के सामने क्यों झुकना चाहिए? चेतन परिवार के गेट भगवान चिरंजीत इस समय थोड़ा घबरा गए, खासकर जब दक्ष ने उसे फटकार लगाई और कहा कि अगर हिम्मत है तो वापस आ जाओ, तो वह बहुत घबरा गया। अरे यार, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर तुम्हें दर्द तक नहीं पहुंचा पाया। थकान से मेरा हाथ भी ऐंठ गया था। अब तुम मुझे फिर से जाने को कह रहे हो? सौभाग्य से सभी के डांटने से दक्ष को अपनी इज्जत बचाने में मदद मिली। फिर वह अमर हो गया। दक्ष, कृतघ्न मत बनो। इस बार मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम जवान हो और मैं तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और सबसे ज़रूरी बात, ये पुराने मालिक के सम्मान में था। वरना मेरे चेतन परिवार के उलझे हुए रेशमी हाथ हम तुम्हें ज़रूर धूल में मिला देते। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी अंगुलियों को चटकाना चाहा, लेकिन उसका हाथ हट गया, इसलिए उसने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और अपनी जेब में रख लिया। अच्छा, उसने अपने आप को मूर्ख नहीं बनाया। चिरंजीत की शक्ति से एक बार फिर सभी प्रभावित हुए। लोगों का ये समूह सचमुच स्वामी कहलाने के योग्य था। हालांकि कुमार परिवार के सदस्य आश्वस्त नहीं थे, विशेष रूप से किरण कुमार और उनके बेटे, जो और भी अधिक नाराज थे। चिरंजीत, अगर आप हमारे लिए दक्ष को नीचे लाने के लिए यहाँ नहीं आए थे, तो आपको आमंत्रित करने के लिए हमें उच्च कीमत का भुगतान करने का क्या मतलब था? कई शान दहाड़ा, आपने हमारे कुमार परिवार से 30 मिलियन लिए थे ताकि हम किले की रक्षा कर सकें और दक्ष या रमेश शर्मा को हरा सकें, और आप ये कर रहे हैं। चिरंजीत बहुत शर्मिंदा था। बाकी सभी लोग हैरान थे।
उन्होंने कुमार परिवार और चेतन परिवार के बीच इस तरह के लेन देन की उम्मीद नहीं की थी। साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यदि यह मौद्रिक लेन देन नहीं होता तो चेतन परिवार चिरंजीत जैसे शक्तिशाली स्वामी को कैसे भेज सकता था। अंततः उन्हें समझ आ गया। कुमार परिवार गुस्से से भर गया और चिरंजीत के लिए उनकी नफरत दक्ष और बाकियों से भी ज्यादा बढ़ गई। अगर उन्होंने चिरंजीत की हैसियत का लिहाज न किया होता तो शायद वे उससे निपटने के लिए ऊपर भी चढ़ जाते। चिरंजीत अब पीछे हटने में असमर्थ था और उसकी भौहें तन गईं। उसने बस एक ठंडा भाव बनाए रखा। किरण कुमार ने फिर व्यंग्य किया, मुझे याद है कि तुम्हारे चेतन परिवार के दूसरे गुरु चेन्तियानहु के बेटे उत्तम को दक्ष ने अपंग बना दिया था, और फिर उसके एक प्रत्यक्ष वंशज चेनलैंग को रितिका ने उसी के साथ मार डाला था। इतना बड़ा अपमान फिर भी तुम्हारा चेतन परिवार इसे सहन कर सकता है। हे मेरा कुमार परिवार सचमुच हीन है। 4 महान परिवारों में से एक से जैसी उम्मीद होती है, हा हा हा। किरण कुमार ने उपहास किया, उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। सभी मेहमान और शर्मा परिवार के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। वे सभी अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वास से दक्ष को देखने लगे और ठंडी हवा में हौंफने लगे। क्या दक्ष ने सचमुच उत्तम को अपंग बना दिया था? हालांकि वह एक उर्राव पुत्र था और डरने लायक नहीं था, फिर भी वह चेतन परिवार की दूसरी शाखा का प्रत्यक्ष पुत्र था। दक्ष में ऐसा साहस कब आया? और उसने चेतन परिवार के एक सदस्य अर्णव को भी मार डाला। यह एक बड़ी समस्या थी। ये कहा जा सकता है कि चेतन परिवार जैसे परिवार को दक्ष को मारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आखिर उन्होंने अब तक इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? सभी लोग हंगामा करने लगे, फिर भ्रमित हो गए। हालांकि चिरंजीत की अभिव्यक्ति गंभीर थी और कुमार परिवार को देखते हुए उसके चेहरे पर ठंडक का भाव दिखाई दिया। उसी समय उसने अपना सिर घुमाकर दक्ष की जांच भी की, मानो वह दक्ष की असली क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये दक्ष बहुत रहस्यमय था। इस बार उसके आने का एक और मकसद था, दक्ष की परीक्षा लेना। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष का शरीर इतना भयानक होगा कि वह एक 2ym दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी उसे हिला नहीं पाएगा। प्रतिभा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके भौतिक शरीर में किसी प्रकार की प्रतिभा हो? किरण कुमार ने व्यंग्य करते हुए कहा, हा, हमारे कुमार परिवार में लोग मर गए और फिर भी हमने न्याय मांगने की हिम्मत की। लेकिन तुम्हारे चेतन परिवार में एक बेटा मर गया, फिर भी तुमने पादने की भी हिम्मत नहीं की। चूंकि चिरंजीत सहयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए कुमार परिवार भी उनके साथ विनम्र नहीं होने वाला था। कैशान ने भी बात संभाली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे ऐसा नहीं है कि उनके चेतन परिवार ने पादना नहीं किया है ना। चेतन परिवार में लोग मरते थे और उन्होंने दक्ष के परिवार को खाने पर आमंत्रित करने के लिए एक शांति भोज का आयोजन भी किया था। हा, आपका चेतन परिवार बहुत अमीर है, आप पूरे गांव को अपने घर एक शानदार दावत के लिए क्यों नहीं बुलाते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुमार परिवार इतना पागल हो जाएगा कि चेतन परिवार को रौंद देगा। उसी समय चिरंजीत का चेहरा भी लाल हो गया, ठंड से भरा हुआ। शर्मा परिवार के सभी सदस्य अविश्वास में थे और साथ ही वे सभी दक्ष को देख रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। दक्ष ने आखिर क्या किया? उसने चेतन परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी, चेतन परिवार के दूसरे मालिक के बेटे को अपंग बना दिया और फिर भी वह चेतन परिवार को सुलह के लिए एक भोज का आयोजन करने के लिए मजबूर कर सका। आखिर क्या हुआ? हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि दक्ष में कोई विशेष क्षमता थी। आखिरकार चिरंजीत ने भी यही कहा था कि चेनलैंग और अन्य लोग रितिका की संगति में मारे गए थे। ये बहुत संभव था कि रितिका ने ही हत्या की थी। वह एक द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार थी। दक्ष एक निकम्मा आदमी, अगर वह चाकू भी उठा ले तो अच्छा होगा, किसी को मारना तो दूर की बात है। जब चेतन परिवार के द्वार देवता चिरंजीत ने उसे पकड़ा तो वह इतना डर गया कि एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिहा होने के बाद भी वह उन्हें उकसाता रहा, मौत की तलाश में। क्या ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? सभी को लगा कि इस समय दक्ष बहुत रहस्यमयी लग रही थी। वह चेतन परिवार के सदस्यों को अपंग कैसे बना पाया, अपनी पत्नी से चेतन परिवार के एक वंशज की हत्या कैसे करवा पाया, और फिर भी चेतन परिवार ने स्वेच्छा से एक भोज का आयोजन कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है? ये सोचकर कई लोग चौंक गए। क्या ये भोज होंगमेन भोज हो सकता है? ये संभव है। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उन्हें लगा कि यही सबसे बड़ी संभावना है। चेतन परिवार जैसा शक्तिशाली और प्रभावशाली वंश परिवार दक्ष के सामने कैसे झुक सकता है? उनके द्वारा स्वेच्छा से भोज आयोजित करने का सबसे संभावित कारण होंगमेन भोज आयोजित करना तथा दक्ष को उस समय मार डालना था जब वह सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट था। ये तो बदले की चरम कार्रवाई होगी। सभी ने चुपके से सिर हिलाया। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने सही अनुमान लगाया था। उसी समय जब उन्होंने दक्ष को देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया, और जितना अधिक उन्होंने देखा उतना ही उन्हें लगा कि दक्ष का जीवन छोटा ही रहने वाला है। वह न केवल निकम्मा था बल्कि अल्पायु भी था। हालांकि
चिरंजीत कुमार परिवार के सदस्यों की बातों से क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कुमार परिवार, क्या आप मेरे चेतन परिवार के साथ संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कहकर उसने अपनी हथेली से वार किया। कुमार परिवार के सदस्य उससे डरे नहीं, किरण कुमार ने दहाड़कर जवाब दिया। चेतन परिवार का उलझा हुआ रेशमी हाथ, कुमार परिवार मुट्ठी और हथेलियां आपस में टकरा गईं। फिर दोनों 2 कदम पीछे हटे, बराबरी पर। हालांकि इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कुमार परिवार चिरंजीत को सहायक के रूप में आमंत्रित करेगा, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चिरंजीत अंत में कुमार परिवार पर हमला करेगा। दुनिया के तौर तरीके सचमुच अद्भुत हैं। किरण कुमार ने चिरंजीत को रोक दिया, उसकी आंखें ठंड से भर गईं, और वह दहाड़ा, कुमार परिवार के लड़कों, चूंकि चेतन परिवार ने उनके विश्वास को धोखा दिया है और हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है, तो हम खुद लड़ेंगे। शर्मा परिवार को हराओ, चिरंजीत को हराओ। किरण कुमार ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया। कुमार परिवार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सैकड़ों लोगों ने शक्तिशाली आभा बिखेरी, अपनी तलवारें और कृपाण निकाल लिए। उनकी गति भयानक थी और उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। सभी मेहमान स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए और वे डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वे भोजन के लिए आएंगे तो उन्हें विनाशकारी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। शर्मा परिवार और कुमार परिवार ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। अब असली युद्ध अंततः शुरू होने वाला था। चिरंजीत गुस्से में था, उसने कभी भी ऐसी स्थिति में फंसने की उम्मीद नहीं की थी। वह खुद को निकालने में असमर्थ था। वह दक्ष को हरा नहीं सका और अपनी प्रतिष्ठा बचाने का कोई रास्ता चाहता था। कौन जानता था कि कुमार परिवार उसे इस हद तक धकेल देगा। उसके लिए पीछे हटना और भी कठिन हो गया, और अब वह कुमार परिवार के साथ सचमुच असहमत हो गया था। शर्मा परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी काफी परिवर्तन आ गया, और साथ ही उनकी भौहें भी गहरी हो गईं। कई लोग पहले से ही युद्ध की तैयारी कर चुके थे। वे कुमार परिवार से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि इस लड़ाई के बाद उनके परिवार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बूढ़े मास्टर ने अपने दांत पीस लिए, उन्हें लगा कि वे स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं। रुकना! अचानक एक भयानक प्रथम श्रेणी की आभा ने उन्हें दबा दिया, जिससे हर किसी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। तुरंत सभी ने शर्मा परिवार की ऊंची दीवार पर भय से देखा, जहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो अमर, दृढ़ और ईमानदार लग रहा था। बूढ़े आदमी का रूप अनोखा था, फीनिक्स जैसी आंखें और रेशम कीट जैसी भौहें, एक अलौकिक आभा। उसके वस्त्र लहरा रहे थे, परिष्कृत और असाधारण दिख रहे थे। वह स्पष्ट रूप से एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक निर्वासित अमर जैसा था। वहां उपस्थित सभी लोग काफी यात्रा कर चुके थे और उन्होंने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। चेतन परिवार के वृद्ध मुखिया कमलेश यादव। हर कोई अत्यधिक आश्चर्यचकित था, उनके सिर में झुंझुनी हो रही थी, वे अविश्वास में थे और मृत्यु तक भयभीत थे। ऋतिका दंग रह गई, पूरा शर्मा परिवार अचंभित रह गया। यहाँ तक कि बूढ़े मास्टर जी की आंखें भी गंभीर थीं और उनका चेहरा गंभीर था। बूढ़े म्यू ने डिंग चक्सी को अपने पीछे धकेल लिया, उसकी आंखें भी बेहद गंभीर थीं। चेतन परिवार के वृद्ध मुखिया, जिन्हें चेतन परिवार के कौरव के नाम से जाना जाता है, अपने आगमन पर तुरंत ही आकर्षण का केंद्र बन गए। कमलेश यादव अपनी रेशम की भौहों और फीनिक्स आंखों के साथ ठंडी रोशनी से भरी आंखों से नीचे देख रहा था। कुमार परिवार, क्या आप मेरे चेतन परिवार का मजाक बना रहे हैं? एक साधारण, स्पष्ट वाक्य, फिर भी इसने पूरे कुमार परिवार को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे एक अंतहीन पहाड़ के बोझ तले दबे हुए हैं और सांस लेने में असमर्थ हैं। किरण कुमार ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हमने कुछ गलत कहा? उनके बेटे कैशान ने भी ठंडी आवाज में कहा, आपका चेतन परिवार विश्वासघाती है और कमजोरों को धमकाता है। वाह! कमलेश यादव की फीनिक्स जैसी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी काली पुतलियां एक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं और वह खुद उछलकर कैशान की ओर बढ़ गया। उसने हथेली से वार किया। हर कोई बहुत घबरा गया और कैशान ने अपने दांत पीस लिए और एक मुक्का भी मारा। लेकिन कमलेश यादव ने हल्के से अपनी हथेली से उसके घुसे को दूर कर दिया, फिर अपना हाथ घुमाया और उसकी छाती पर वार किया। चेतन परिवार का कुटिल हाथ, सांप की तरह चालाक, जिसे पकड़ना असंभव है। उफ! कैशान को गोली लगी और वह पीछे की ओर उड़कर 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकला, उसकी आभा कमजोर और हताश हो गई। किरण कुमार और अन्य लोग बहुत भयभीत थे। उसी समय उन्होंने कमलेश यादव को घेर लिया, लेकिन हर कोई आतंक से भर गया था। एक प्रथम श्रेणी का मास्टर, इतना भयानक! मैं तुम्हें अपनी बात दोबारा कहने का मौका दे रहा हूं, वरना अगली बार मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। कमलेश यादव ने ठंडी सांस ली। कैशान ने मुंह भर खून थूका, उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। चेतन परिवार, क्या ये हो सकता है? किरण कुमार, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, कुमार परिवार के सदस्यों को तुरंत ले जाओ और बाहर निकल जाओ। इससे पहले कि किरण कुमार कुछ बोल पाते, कमलेश यादव ने ठंडे स्वर में कहा। किरण कुमार की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और पूरा कुमार परिवार और भी अधिक क्रोधित हो गया।
यहाँ तक कि शर्मा परिवार को भी घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। कमलेश यादव ने चेतन परिवार के कौरव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सचमुच बरकरार रखा। क्या शक्तिशाली आभा थी। यहाँ तक कि बूढ़ा मास्टर भी इतना दबंग नहीं था। किरण कुमार ने कुछ देर तक कमलेश यादव का सामना किया, फिर दक्ष को देखा, फिर रमेश शर्मा को, जो भीड़ में छिपा हुआ था, अपने दांत पीस रहा था। एक पल के बाद, बिना एक शब्द कहे, वह सीधे कुमार परिवार के सदस्यों का नेतृत्व किया और शर्मा परिवार को छोड़ दिया। हर कोई उन्हें हताश और अपमानित होकर जाते हुए देख रहा था। उनके दिल भय और खौफ से भर गए थे। चेतन परिवार सचमुच भयानक। कुमार परिवार ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये तो जानना ही होगा कि कुमार परिवार ने न्याय मांगने की हिम्मत तब भी की जब उन्हें पता था कि शर्मा परिवार का मालिक एक उच्च कोटि का है, जिससे उनकी हिम्मत का पता चलता है। लेकिन अब चेतन परिवार के शीर्ष गुरु चेन लेंगचन, जो सागरनगर शहर के 4 महान गुरुओं में से एक हैं, को देखकर उन्होंने पादने की भी हिम्मत नहीं की और तुरंत चले गए। भयानक, भयानक। चेतन परिवार का कमलेश यादव वास्तव में दबंग था। तुरंत सभी ने कमलेश यादव को दक्ष को देखते हुए देखा और उनके दिल तुरंत हिल गए। क्या चेतन परिवार भी दक्ष के लिए यहाँ था? क्या दक्ष आज बच पाएगा? ओल्ड मास्टर जी पहले से ही दक्ष के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं था कि वह कमलेश यादव को हरा सकते हैं। प्रथम श्रेणी के स्वामी के बीच भी मतभेद थे। शर्मा परिवार कितना जीवंत दृश्य है। इस समय एक जोरदार हंसी आई, अभी भी शर्मा परिवार की ऊंची दीवार से, वही जगह जहां चेन लेंगचन पहले खड़ा था, लेकिन अब वहां एक अलग व्यक्ति खड़ा था। वह भी एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसने झोंकशान सूट पहना हुआ था, उसके बाल सपाट थे, उसकी पीठ पर तलवार थी, वह बिल्कुल फिल्मों के हुआ यंगक्सियों जैसा दिख रहा था। इस व्यक्ति में कोई अलौकिक आभा नहीं थी, लेकिन वह वीर था और देवदार के पेड़ की तरह ऊंचा खड़ा था। इस व्यक्ति को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। वंश परिवार के पुराने मास्टर तेज प्रताप, जिन्हें सागरनगर शहर के नंबर 1 मास्टर और 4 महान मास्टर्स के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, तेज प्रताप, वह वास्तव में भी आए थे। इस समय शर्मा परिवार के सभी सदस्यों को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। मेहमान भी अचंभित रह गए। आज क्या हो रहा था? क्या बूढ़े गुरु के जन्मदिन की वजह से या दक्ष के घटिया व्यवहार की वजह से 2 अव्वल दर्जे के गुरु यहाँ खींचे चले आए थे? अचानक किसी को कुछ सूझा। शर्मा परिवार की दूसरी शाखा से हितेश शर्मा अचानक दक्ष की ओर इशारा करते हुए चीखे और दहाड़े, दक्ष, तुम खत्म हो गए, तुम खत्म हो गए। तुम हमारे शर्मा परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आए हो। अफवाह है कि तुमने एक बार वंश परिवार के एक जूनियर ली रुओहुओ को गार्ड कंपाउंड में घायल कर दिया था। अब उसके दादा तुम्हें ढूंढने खुद आए हैं। तुम क्या करोगे? अचानक सभी लोग समझ गए और साथ ही दक्ष को जटिल भावों से देखने लगे। तो यह ऐसा ही था। तेज प्रताप दक्ष को परेशान करने के लिए यहाँ थे। हितेश शर्मा की तेज चीख, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, ने तुरंत सभी को जगा दिया। हर कोई दक्ष को भय से देख रहा था। ये पता चला कि तेज प्रताप की उपस्थिति भी दक्ष के लिए थी। हालांकि वह उसकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए यहाँ था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि दक्ष ने पहले वंश परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ली रुओहुओ को हराया था। हितेश शर्मा आगे बढ़े, दक्ष की नाक की ओर इशारा करते हुए और गाली देते हुए बोले, दक्ष, तुम वास्तव में अमानवीय हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे कार्यों के बारे में कोई नहीं जान पाएगा? गार्ड अकादमी में आपने सार्वजनिक रूप से ली रुओहुओ को जांघों पर लात मारी थी, जिससे वह हिजड़ा बन गया था। अब उसके दादा तेज प्रताप स्वयं हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। आपने हमारे पूरे शर्मा परिवार पर आफत ला दी है। तीसरे अंकल रमेश शर्मा भी आगे बढ़े और गरजे, दक्ष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अविश्वसनीय व्यक्ति हो। तुम एक उपद्रवी हो, एक पूर्ण खतरा। हमारा शर्मा परिवार इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि उसे तुम्हारे जैसा निकम्मा दामाद मिला? ये तो बहुत बुरा है कि तुम योगदान नहीं देते, लेकिन तुम तो बस हमारे शर्मा परिवार के लिए मुसीबतें ही खड़ी करते हो। उनके शब्दों को तुरंत सभी का समर्थन प्राप्त हो गया। आखिरकार वह शर्मा परिवार का तीसरा गुरु था। भले ही दक्ष को बूढ़े गुरु का बहुत प्यार मिलता था, फिर भी सही गलत के मामलों में उन्हें अपनी स्थिति का अंदाजा था। भले ही दक्ष ने ली रुओहुओ को अपन क्यों बनाया, उनकी नज़र में ये सिर्फ युवाओं के बीच झगड़ा था, जिसके बाद लड़ाई हुई। लेकिन लड़ाई एक बात थी, आप जैसे बेकार दामाद ली रुओहुओ को जांघों पर लात कैसे मार सकते हैं और वंश परिवार जैसी भयानक इकाई को कैसे उकसा सकते हैं? मूल रूप से ये शर्मा परिवार के ओल्ड मास्टर का 70वां जन्मदिन था, जो सभी के लिए खुशी का अवसर था। लेकिन आज दक्ष की वजह से बहुत सी चीजें घटित हुईं। जब रिश्तेदार मुसीबत में पड़ते थे तो बूढ़े मालिक उनकी रक्षा करते थे। जब कुमार परिवार परेशानी पैदा करने आया, तब भी बूढ़े मास्टर ने उसकी रक्षा की। जब चेतन परिवार के चेन लेंगचन व्यक्तिगत रूप से उसे मारने आए, तब भी ओल्ड मास्टर ने उनकी रक्षा की। अब जबकि तेज प्रताप भी आ गया है, भले ही ओल्ड मास्टर के 3 सिर और 6 भुजाएं हों, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, है ना? न केवल वह उसकी रक्षा करने में असमर्थ होगा, बल्कि शर्मा परिवार भी इस तूफान में घसीटा जा सकता है।
स्वयं को निकालने में असमर्थ हो सकता है और बहुत संभवतः कभी भी उबर नहीं पाएगा। इस समय दक्ष के प्रति कई रिश्तेदारों का आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया था। हितेश शर्मा और रमेश शर्मा के चंद शब्दों ने उनका गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष इतना बदमाश होगा, जो उनके शर्मा परिवार को आग के गड्ढे में घसीटने की कोशिश कर रहा है। रमेश शर्मा ने भी मन ही मन उपहास किया। अब जब कुमार परिवार चला गया है तो वह मुसीबत से बाहर आ गया है, और अब सारी मुसीबत दक्ष की वजह से थी। दक्ष से छुटकारा पाने का ये सुनहरा मौका था। स्वाभाविक रूप से उसने हितेश शर्मा और अन्य लोगों के साथ फिर से गठबंधन करने में संकोच नहीं किया। बस एक नज़र में वे एक दूसरे के मन की बात समझ गए। ये सही है, एकजुट हो जाओ और दक्ष को नीचे ले जाओ। जहां तक डिंग परिवार के शराब के धंधे की बात है, उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। अगर वे सहयोग नहीं करते तो कोई बात नहीं, दक्ष जैसे निकम्मे से छुटकारा, उन्हें अधिक शांति और सुकून मिलेगा और एकजुट होकर वे शराब से भी बेहतर उद्योग विकसित कर सकेंगे। इसलिए उन्हें डिंग चक्सी के रवैये की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरा शर्मा परिवार भी यही सोच रहा था। वे दक्ष से बहुत नाराज थे और उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह शर्मा परिवार के लिए कोई व्यावसायिक अवसर लेकर आएगा। डिंग चक्सी और बाकी लोग भी बगल से देखकर चौंक गए। अब उसे समझ आ गया था कि इस बार दक्ष बड़ी मुसीबत में है। जो व्यक्ति आया था वह एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चेतन परिवार के कमलेश यादव और वंश परिवार के तेज प्रताप दोनों ही अनुभवी और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे। बूढ़ा गुरु उन्हें हरा नहीं सकता था। चित्रा मुश्किल में थी और उसने ओल्ड म्यू की तरफ देखा। ओल्ड म्यू ने भी उसकी तरफ सिर हिलाकर इशारा किया कि पहले देख लो। रितिका और उनकी सास भी घबराने लगीं। उसकी सास बुदबुदाई, ओह दक्ष दक्ष, तुम बदकिस्मत हो, तुम हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश कर रही हो। रितिका तलवार लिए दक्ष के सामने खड़ा था। दक्ष, अगर इस बार हम मर गए तो हम पाताल लोक में पति पत्नी बन जाएंगे, फिर हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। दक्ष की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, आज रात क्यों नहीं? रितिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम आज रात से ज्यादा जिंदा न रह पाएं। दक्ष ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रितिका ने कहा, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? तेज प्रताप यहाँ हैं, वह सागरनगर शहर के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। दक्ष ने उपहास किया, ये बूढ़ा आदमी अभी भी नंबर 1 विशेषज्ञ है, वह नंबर 1 कचरा जैसा है। रितिका ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई, तुम समझ नहीं रही हो, तुम बस समझ नहीं रही हो। दक्ष अनैतिक है, ली और चेतन परिवारों के सम्मानित भतीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। वह मौत का हकदार है। जी शानफेई दहाड़ा। तुरंत ही उन्हें शर्मा परिवार के कई सदस्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। जो मेहमान आए थे वे भी चौंक गए और चुपके से अपना सिर हिलाने लगे। दक्ष बर्बाद हो गया है, सभी ने उसे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि तेज प्रताप और कमलेश यादव भी यहाँ हैं। बूढ़े मास्टर जी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसे मरने दो, वह वैसे भी कितना बेकार है। हितेश शर्मा तब और भी उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके शब्दों को इतने सारे लोगों ने स्वीकार किया है। अवसर आ गया था दक्ष को गिराने और फिर दूसरी शाखा के मुखिया को हथियाने का। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था, फिर सत्ता में आने का यह उसका मौका था। हितेश शर्मा और रमेश शर्मा ने दक्ष की निंदा करने के लिए एकजुट होकर तुरंत पूरे शर्मा परिवार का समर्थन प्राप्त कर लिया। कमलेश यादव और चिरंजीत ने चंचल आंखों से देखा, उनकी निगाहें खुशी से भरी हुई थीं। वे दक्ष को पकड़ने आए थे, लेकिन उसे मारने और खत्म करने के लिए। जहां तक भोज की बात है तो वह दरअसल एक प्रभावशाली व्यक्ति की धमकी के तहत किया गया समझौता था। कई जांच के बाद उन्हें लगा कि दक्ष बिल्कुल भी दुर्जय नहीं था, इसलिए उसे खत्म करना सबसे अच्छा था। भोज अभी भी हो सकता है, लेकिन तभी जब दक्ष आज बच जाए। अगर वह बच भी गया तो भी यह एक जाल हो सकता है। चेतन परिवार का अपमान नहीं किया जा सकता। बूढ़े गुरु, मैं अनुरोध करता हूं कि दक्ष को शर्मा परिवार से निकाल दिया जाए। वह हमारे शर्मा परिवार का दामाद बनने के लायक नहीं है, हितेश शर्मा ने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा। हितेश शर्मा को आगे बढ़ते देख बाकी सभी ने भी हाथ जोड़कर कहा, बूढ़े गुरु, कृपया दक्ष को शर्मा परिवार से निकाल दीजिए। वह एक खतरा है, उसे रखने से हमारे शर्मा परिवार को कोई लाभ नहीं है। आपने भावुकता में आकर उसे परिवार में विवाह करने की अनुमति दे दी, लेकिन वह दुर्भाग्य का अग्रदूत है। कृपया उसे शर्मा परिवार से निकाल दीजिए। तीसरे चाचा रमेश शर्मा ने भी उपहास किया, लेकिन फिर धार्मिक आक्रोश और दुख के साथ बोले, पिताजी, मैं आपको पिता कहता हूँ। दक्ष हमारे शर्मा परिवार का दामाद बनने के बिल्कुल अयोग्य है। रितिका उसे तलाक दे दें और दक्ष को शर्मा परिवार से निकाल दें। वह एक ऐसा अभिशाप है जिसने चेन और ली दोनों परिवारों को नाराज कर दिया है। अब दोनों पुराने परिवार के मुखिया व्यक्तिगत रूप से हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। हमारा शर्मा परिवार एक पल में नष्ट हो जाएगा। दक्ष को शर्मा परिवार से निकाल दो और हमारे पास अभी भी जीने का मौका है। पिताजी, आपको ध्यान से सोचना होगा।
क्या हमें इस निकम्मे दक्ष के साथ दफनाया जाएगा? इन प्रभावशाली शब्दों ने तुरंत ही पूरे शर्मा परिवार का समर्थन प्राप्त कर लिया। रितिका की आंखें निराशा से लाल हो गईं और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बूढ़े मास्टर का चेहरा राख-सा हो गया था और वह ऊंची दीवार पर तेजप्रताप को गौर से देख रहा था। ऊंची दीवार से नीचे देखते हुए तेजप्रताप ने सबके तेवर देखे। ऊपर से तो वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अरे, क्या मैं गलत समय पर आ गया? मास्टर इतने अलोकप्रिय क्यों हैं? क्या मैं सचमुच ऐसा लग रहा हूं कि मैं उन्हें पीटने आया हूं? तुम लोग मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत मत करना। तेजप्रताप गर्व से दीवार पर खड़ा था। बाहरी लोगों को वह राजसी और दृढ़तापूर्वक विद्रोही दिखाई देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा रहा था और गाली देना चाहता था। अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ और मर जाओ, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो, ठीक है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ दक्ष को मारने आया हूँ? वह मेरा स्वामी है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? हालांकि मैं उसे हर समय मारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले उसे हराने में सक्षम होना होगा। तेजप्रताप विचारों में खो गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हालांकि इस समय पूरा शर्मा परिवार एकजुट हो गया था और वास्तव में बूढ़े मास्टर को दक्ष को परिवार से बाहर निकालने के लिए मजबूर करने के लिए एकजुट हो गया था। मेहमान चुपचाप आहें भरते और सिर हिलाते हुए केवल तमाशा देखते रहे। साथ ही वे भी हैरान थे। ये दक्ष वाकई एक उपद्रवी था। आखिरकार वह तेजप्रताप और कमलेश यादव को भी आकर्षित करने में कामयाब रहा। रितिका को निराशा महसूस हुई, जबकि उसकी सास बुदबुदाते हुए और सिर हिलाते हुए आहें भर रही थी। रिया सोच में डूबी हुई थी, साथ ही थोड़ी स्तब्ध भी। डिंग चक्सी और एल्डर म्यू के भाव गंभीर थे। सीओ वांग, सीओ ये और अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, जो सामूहिक रूप से चुप थे। हालांकि उनके दक्ष के साथ अच्छे संबंध थे और वे उसे बहुत मानते थे, लेकिन वे तेजप्रताप और कमलेश यादव के सामने कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा दक्ष के लिए इन दो स्वामियों का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि उपस्थित सभी लोगों में से बूढ़े मास्टर जी भी दोनों स्वामियों का विरोध करने के योग्य नहीं थे। दक्ष को चुप देखकर जी शियाओ ने मन ही मन उपहास किया। हे, दक्ष पहले से ही बुरी तरह डर गया है, वह बोल भी नहीं सकता। फिर उसने अपने मंगेतर उत्तम की ओर देखा, जो उसके बगल में था, और कहा, बाय फू, बस देखो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हालांकि उत्तम अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था और उसने शर्मा परिवार के बाहर दो हरे बिंदु मंडराते हुए देखे, लेकिन किसी कारण से वे अभी तक अंदर नहीं आए थे। अन्य दो हरे बिंदु, जो मूल रूप से शर्मा परिवार की ओर जा रहे थे, आधे रास्ते में ही किसी अन्य स्थान पर चले गए। क्या बकवास है, निर्दयी, तुम लोग क्या कर रहे हो? उत्तम ने देखा कि स्थिति पहले से ही एक तरफा हो रही थी और क्यूई संप्रदाय के 4 स्वामी अभी भी नहीं पहुंचे थे, जिससे वह गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे दिखावा कर पाऊंगा? तुम लोग जल्दी करो, दक्ष को ये लोग पीट पीट कर मार डालने वाले हैं, मैं उन्हें कैसे दिखाऊं? हालांकि उत्तम को पता था कि दक्ष मरने वाला है, फिर भी वह अपनी मृत्यु से पहले लोगों के सामने अपनी छाप छोड़ना और दिखावा करना चाहता था। शर्मा परिवार को छोड़ने के बाद कुमार परिवार ज्यादा दूर नहीं गया था कि उनका सामना दो लोगों से हुआ। दोनों व्यक्ति पुराने काले वस्त्र पहने हुए थे, दोनों बूढ़े थे, एक लंबा और पतला था, दूसरा छोटा और मोटा। लंबा पतला वह भेड़िया जैसा कुछ भयावह लग रहा था। छोटा मोटा कुत्ता बहुत मजबूत था, उसका सिर बड़ा था और कान भी बड़े थे, बिल्कुल सुअर की तरह। दोनों ने उनका रास्ता रोक लिया। कुमार परिवार, जो अभी अभी हार गया था, गुस्से से भर गया और तुरंत उन पर चिल्लाया कि दफा हो जाओ। दोनों महारथियों ने भावशून्य होकर हमला किया और दो काली परछाइयों में तब्दील होकर भीड़ के बीच से निकल गए। कुछ ही देर बाद कुमार परिवार के सैकड़ों सदस्य घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि कैशान और किरण कुमार भी घुटनों के बल बैठे थे और लगातार खून खांस रहे थे। उन्होंने उन दो अजीब बूढ़े लोगों को भयभीत आंखों से देखा। किरण कुमार ने गहरी आवाज में कहा, प्रथम श्रेणी के स्वामी, आप कौन हैं? लंबे पतले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, क्यूई संप्रदाय का भेड़िया राजा। छोटे मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा, क्यूई संप्रदाय का सुअर राजा। हिस, पूरा शर्मा परिवार ठंडी हवा में हौंफने लगा। किरण कुमार ने भी खून अंदर लिया, जोर से खांसने लगे, उनका चेहरा पीला और दुखी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह क्यूई संप्रदाय के वरिष्ठ लोग होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे कुमार परिवार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, क्या आप हमें कोई रास्ता बता सकते हैं? दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक, क्यूई संप्रदाय, धनी परिवारों से भी ऊपर था। 4 महान परिवारों जैसे भयावह अस्तित्व भी क्यूई संप्रदाय के सामने तुच्छ थे। एकमात्र कुमार परिवार की तो बात ही छोड़िए। किरण कुमार ने विनम्रतापूर्वक जमीन पर घुटने टेके और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। कुमार परिवार दोषी है, हमारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। कृपया वरिष्ठों, हमारे कुमार परिवार को बाहर निकलने का रास्ता दें। लंबे पतले वुल्फ किंग ने एक भयावह मुस्कान दी, एक जीवन के लिए 1 मिलियन।
आप में से 672 यहाँ हैं, इसलिए मैं आपको छूट देता हूँ 600 मिलियन और आप सभी जा सकते हैं। किरण कुमार ने भयभीत होकर ऊपर देखा और गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे संभव है? हमारे पूरे कुमार परिवार की संपत्ति केवल 7 या 800 मिलियन है, हम संभवतः इतना पैसा नहीं जुटा सकते। हुश हुश हुश, लंबे कद के वुल्फ किंग ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में 9 खंडों वाला एक कोड़ा कहीं से प्रकट हो गया। कोड़ा उसके हाथ में ऐसे हिल रहा था मानो उसकी बांह का ही एक विस्तार हो, और सीधे गिरे हुए कुमार परिवार के सदस्यों पर वार कर रहा था। एक कोड़ा, एक जीवन। चीखें लगातार जारी थीं, और मांस क्षत विक्षत था। उसने बिना किसी दया के हत्या कर दी। रुको रुको, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। किरण कुमार निराशा में दहाड़ा। भेड़िया राजा ने रुकने से पहले ही 20 से अधिक लोगों को मार डाला था, वह अभी भी असंतुष्ट दिख रहा था। यदि आपको ये पहले पता होता तो आप विरोध क्यों करते? किरण कुमार ने निराशा में कहा, मैं एक साथ इतना पैसा नहीं जुटा सकता। कृपया अब और मत मारो, मुझे 3 दिन का समय दो। मैं कुमार परिवार को बेच दूंगा और पैसा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। भेड़िया राजा ने हंसते हुए अपना 9 खंड वाला कोड़ा हटा दिया और फिर से भावशून्य हो गया। 3 दिनों में हम कुमार परिवार के पास आएंगे। पैसा नहीं, कुमार परिवार नष्ट हो जाएगा, पैसा हाथ में, कुमार परिवार जीवित रहेगा। इसके बाद दोनों हंसते हुए शर्मा परिवार के प्रवेश द्वार की ओर चले गए। किरण कुमार और अन्य लोग निराशा में आकाश की ओर चिल्लाने लगे, उनके हृदय पीड़ा से भर गए। वापस शर्मा परिवार की ओर। हितेश शर्मा को पहले ही लगभग 90% कबीले के सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो चुका था, यहाँ तक कि रमेश शर्मा और जीबेनिक सिंह, 2 भाई भी, दक्ष को निष्कासित करने के लिए उसके साथ सहमत हो गए थे। बूढ़े मास्टर जी ने दांत पीस लिए, उनकी आंखें लाल हो गईं। अगर दक्ष चला गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमेश शर्मा तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और बोले, पिताजी, अगर वह नहीं गए तो हमारे शर्मा परिवार को तबाही का सामना करना पड़ेगा। वह दीवार पर ऊंचे खड़े तेजप्रताप से रहा नहीं गया और वो ये सब देखते रहे। अगर ये लोग यूं ही बातें करते रहे तो उसे लग रहा था कि अगर उसने बाद में अपनी बात साफ साफ कह भी दी तो भी दक्ष शायद उसे पीट पीट कर मार डालेगा। उन्होंने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पूरा शर्मा परिवार तुरंत सतर्क हो गया। वंश परिवार के तेजप्रताप, सागरनगर शहर के सबसे ताकतवर आदमी, क्या वह अंततः कोई कदम उठाने जा रहे थे? चेतन परिवार के चेन लेंगचिन ने भी तेजप्रताप को देखा और मुस्कुराया। भाई ली, आप भी दक्ष के लिए परेशानी खड़ी करने आए हैं, है ना? उस स्थिति में मैं उदारता दिखाऊंगा और आपको उसे लेने दूंगा। जहां तक नरसिंह शर्मा की बात है, अगर वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। तेजप्रताप अचानक गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और जैसे ही वह नीचे उतरा उसने कमलेश यादव की ओर एक हथेली मार दी। कमलेश यादव बहुत घबरा गया और जल्दी से पलट गया, साथ ही एक हथेली भी पीछे से मार दी। उनकी हथेलियां मिली। कमलेश यादव ने घुरघुराहट की, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, जबकि तेजप्रताप ने मध्य हवा में एक सुंदर चक्कर लगाया और दक्ष के बगल में उतरा। बूढ़े मास्टर जी और अन्य लोग बहुत चिंतित थे, उन्हें दक्ष की सुरक्षा की चिंता थी और वे कोई कदम उठाने वाले थे। लेकिन वे तेजप्रताप को मुट्ठी बांधकर दक्ष के सामने झुकते देख भयभीत हो गए। शिष्य तेजप्रताप, नमस्कार गुरु।